चलिए एस्ट्रोकाली में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो कोर्स हमारे पास होगा वो आपका प्रोफेशनल लेवल का होगा। और ये जो प्रोफेशनल कोर्स है हमारा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका संपर्क हमारा अंक ज्योतिष से है, अर्थात हमारा न्यूमरोलॉजी से है। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाएंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। और टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि आपका समय नष्ट ना हो सके। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा संपर्क है वो आपका नंबर्स के साथ रहेगा। आजकल न्यूमरोलॉजी बड़ी फेमस है हमारी, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की गेम है और नंबर्स अपने आप ही इंसान का इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले में काफ़ी आसान है, इसलिए दिन पे दिन जो क्राउड है वो आपका बढ़ता जा रहा है, जो चाहत रख रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान न्यूमरोलॉजी के ऊपर मिल जाए। काफ़ी सारे टीचर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो एक कोर्स सिखाते हैं। मतलब आप ये लेके चल लो 12,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक का कोर्स लोग करवा देते हैं। हाँ जी, 75,000। और मैं तो एक शख्स को ऐसा भी जानता हूँ जो तकरीबन आपसे 1.5 लाख रुपए ले लेंगे कोर्स कराने के। अब इस कोर्स को जो हमने स्टार्ट करा है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करें और इस सरस्वती के साथ लक्ष्मी ना ली जाए, ऐसा हमारा कोशिश रहेगा। कौन कौन से लोग इसको सीख सकते हैं? जिनको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, बार बार न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो डेफिनेटली वो पैसे लेते हैं, कई बार पैसे देने का मन नहीं करता है, तो बंदा कहता है कुछ ताकत मेरे पास खुद ही आ जाए कि मैं खुद ही इवैल्यूएशन कर लूँ। तो जो बंदा सेल्फ इम्प्लीमेंट करना चाहता है वो आराम से कर सकता है। कुछ जो हमारे लोग हैं जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, हाउस लेडीज़, उनको कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए होता है, तो बेस्ट वे ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग है हमारे पास। आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से शायद ये दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स होगा। ये सबसे कम टाइम पे, शॉर्ट टाइम पे किसी भी इंसान को अर्न करना सिखा देता है, पैसा कमाना सिखा देता है। ये भी एक हमारी एजुकेशन है। इसके ऊपर भी पीछे लोगों ने, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने रिसर्च कर रखी है, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इसके पीछे भी आपकी साइंस छुपी हुई है, इसके पीछे भी आपके लॉजिक्स हैं। जो जितना लॉजिक्स के नज़दीक जाएगा या जो जितना ज़्यादा समय समय पे रिसर्च करता रहेगा, अपने आप को अपडेट करता रहेगा, उतनी कामयाबी यहाँ पे मिल जाएगी। तो अक्सर हाउस लेडीज़ होगी हमारे पास, वो सीख सकती हैं। जिसको वर्क फ्रॉम होम काम करने की इच्छा है वो कर सकते हैं। किसी को सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो कर सकता है। कोई बंदा खाली बैठा होता है 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, कुछ नया करने का मन करता है, वो लोग भी कर सकते हैं। और यंग जनरेशन पता नहीं करती है नहीं करती है, उनको तो फ़िलहाल यही समझने में समय लग जाता है कि ईश्वर है भी कि नहीं है, तो कुछ नहीं कह सकते। एनी हाउ एक जनरेशन है जो सीखना चाहती है इस कोर्स को और हम आपको सिखाएंगे।
अब जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में किसका इन्वॉल्वमेंट है हमारे पास? नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है जी। और नंबर्स की अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास आपके 9 नंबर हैं, यानी 9 हमारे पास ग्रह हैं। और इन्हीं के साथ हम क्या करेंगे? न्यूमरोलॉजी खेलेंगे। न्यूमरोलॉजी कई तरह की होती है हमारे पास। हमने कहा हमारे पास एक लोशु ग्रिड नाम का कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास वैदिक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है हमारे पास। ये एक तरह से हमारे पास चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी होगी, है ना। ये हमारी वैदिक होगी तो लेटर से हमारी इंडियन होगी। ये भी हमारी ही है यार, लोशु ग्रिड भी हमारा अपना ही है, कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा बड़ी सारी हमारे पास न्यूमरोलॉजी होती है। फ़िलहाल उसके बारे में अभी मैं डिस्कशन करने के मूड में नहीं हूँ। जैसे जैसे आप जुड़ते रहेंगे मेरे साथ, क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, आपका लेवल 0 से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत आगे तक आपका लेवल लेके चले जाएंगे। तो इस कोर्स के अंदर हम आपकी जो गेम स्टार्ट करेंगे वो आपकी फाउंडेशन से करेंगे और एक एडवांस लेवल तक का आपका काम यहाँ पे रहेगा। जब हम अंग ज्योतिष बनना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो हमें किसी भी इंसान के बारे में अगर हमें प्रिडिक्शन करनी है या उसको हमें सपोर्ट करना है या उसकी ज़िंदगी को अच्छे से रन करना है या उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है या उसको सॉल्व करने के लिए हमें उसको कुछ रेमेडीज़ अगर बतानी है, तो एक बात बड़ी क्लियर है कि हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट को क्या करना पड़ता है? डीप स्टडी करना पड़ता है। यानी यस, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, डीप स्टडी हमें करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट हम बन सकते हैं। और जो भी हमारा भाई है जो समस्या में है, जिसके साथ कोई भी समस्या चल रही है, उसको शायद हम कुछ हेल्प कर सकें, कुछ उसको सॉल्यूशन दे सकें, अर्थात कुछ उसको रेमेडी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है जी। तो ये कोई फालतू काम नहीं है, ये एक एनालिस्ट वाला काम है। और एनालिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो आपका डीप स्टडी करता है। फ़िलहाल जितने भी लोग इस लेक्चर को देखेंगे डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट रहा होगा न्यूमरोलॉजी को सीखने का। तो चलिए भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। और धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी सारे लोग जो देख रहे होंगे उनको आता भी होगा। तो फ़िलहाल मैं आपको ये लेके चल रहा हूँ कि आपका जो भी लेवल है वो 0 है। इससे फ़र्क मेरे को नहीं पड़ता कौन सा आदमी कितने एडवांस लेवल का है। हम अपनी जो भी कहानी स्टार्ट करेंगे, गेम स्टार्ट करेंगे, वो आपकी 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमने कहा कितने नंबर्स हमारे पास? हमने कहा 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये 9 नंबर हमारे पास क्या होते हैं? आपके न्यूमरोलॉजी में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और इन सब का जो संपर्क है हमारे प्लैनेट्स के साथ है, हमारे ग्रहों के साथ है। और अगर आप इसको गेम की तरह लेके चलेंगे, केस स्टडी की तरह लेके चलेंगे, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस लाइन में। मतलब आप इसको शतरंज की तरह लेके चलिए कि हमारे जीवन को सुधारने के लिए ये कुछ हमारे पास 9 ग्रह हैं, ये इंसान की ज़िंदगी है और उनको इनसे बातचीत करनी है, उनको खुश करना है। अगर कोई ग्रह नाराज़ भी हैं तो उनको संतुष्ट करना है, ताकि इस इंसान की लाइफ थोड़ी इजी हो सके, बेटर हो सके, मज़ेदार हो सके। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को, पढ़ाई को स्टडी करेंगे। मार्केट में बड़े सारे टीचर हैं जो लोशु ग्रिड वाले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। बड़े अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो वैदिक न्यूमरोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल होता है कि भाई हम लोशु की कैटेगरी में जाएं या वैदिक की कैटेगरी में जाएं। तो अभी जैसे मैंने कहा था यार, ये एनालिसिस वाला काम है, डीप स्टडी वाला काम है।
तो जब हम डीप स्टडी करते हैं तो हम किसी एक फैक्टर पे काम नहीं करते हैं, हम हमेशा किस पे काम करते हैं, आपके मल्टीपल फैक्टर्स पे। अब लोशू ग्रुड वाले कहते हैं नहीं जी हमारी न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा दम है, वैदिक वाले कहते हैं नहीं जी हमारी न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा दम है, यहाँ पे तो प्रेडिक्शन ही नहीं हो पाती, लोशू में तो प्रेडिक्शन ही नहीं हो पाती, वैदिक वाला कहता है मेरे यहाँ पे प्रेडिक्शन ज़्यादा अच्छी होती है। अब फिलहाल हमें यहाँ पे कंपटीशन नहीं खेलना, हमने किसी को गाली नहीं देनी है, हमने किसी को ये नहीं कहना कि वैदिक बेकार है, लोशू ग्रुड अच्छा है, या लोशू बेकार है, या वैदिक हमारा ख़राब है। दोनों के अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स को हमें स्टडी करना है। और कई बार अगर हमें गहराई में जाना पड़ता है तो हमें न्यूमरोलॉजिकल फैक्टर्स को भी स्टडी करना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स को भी स्टडी करना पड़ता है, वास्तु के फैक्टर्स को भी स्टडी करना पड़ता है, और तब जाके किसी इंसान की ज़िंदगी को हम बेहतरीन करने के बारे में सोच सकते हैं या उसको रेमेडीज़ देने के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतना अच्छा आपका एक्यूरेसी लेवल आपका बढ़ता रहेगा। अब कई बार दिमाग में आता है कि सर ये अभी हमारे पास क्या था, आपका हवाई जहाज़ था, यहाँ पे 200 लोग या 250 लोग थे, वो सारे एक साथ मर गए, सबका एस्ट्रोलॉजी कहाँ गया, न्यूमरोलॉजी कहाँ गया, लोशू ग्रिड कहाँ गया, वैदिक न्यूमरोलॉजी कहाँ गई, सबका शनि भारी था कि सबका मंगल भारी था, कि सबका राहु भारी था, सबका केतु नाराज था, ये सारे निपट गए एकदम से। बेटा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे महाप्रभु के पास होती हैं, जिसको हम बदले में क्या कहते हैं, महादेव कहते हैं, यानी जिसको बदले में हम क्या कहते हैं, शिव जी कहते हैं। ये जो हमारे महाप्रभु होते हैं, जो हमारे महाशिव जी होते हैं, जब इन्होंने किसी को बुलावा दे दिया कि चलो आ जाओ, तो फिर ये जो हमारे 9 ग्रह हैं ना, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो शिव जी का ऑर्डर ठुकरा सकें। यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, ये जितने भी हमारे पास ग्रह हैं, ये उस समय उनकी मनमानी नहीं चल पाती, उनकी कोई बात नहीं चल पाती है, और हमारे महादेव जी का ऑर्डर होता है। और अगर जिसको महादेव जी ने अपने पास बुला लिया तो बुला ही लिया भैया। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, तो वहाँ पे फिर कोई लोशू ग्रिड काम नहीं करेगा, वैदिक न्यूमरोलॉजी काम नहीं करेगा, फिर तो महादेव जो चाहेंगे वही काम करेंगे। हाँ, जब तक ज़िंदगी सुकून में चल रही है, जब तक कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ नहीं आ जाती, तब तक जो ज़िंदगी हमारी चल रही है उसको अगर हमें भगवान कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा मांग लो, मैंने आपको 9 ग्रह दे रखे हैं, उनसे आप कुछ मांग लो, उनको खुश कर लो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ ज़रा, तो मैंने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, तो आप उन डिपार्टमेंट्स में जाइए और रिज़ल्ट जल्दी मिल जाएगा आपको, वहाँ से ले लीजिए। तो अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती तब तो आप इस पढ़ाई को समझ पाएंगे, अदरवाइज़ तो फिर मेरे ख्याल से पढ़ाई आपके समझने की बस की बात नहीं है। चलिए, तो हम इस कोर्स के दौरान आपको लोशू ग्रिड का भी जानकारी देंगे, यानी चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जानकारी देंगे, और प्लस आपको फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जानकारी देंगे। और ये जो कैलकुलेशन होती हैं, ये धीरे धीरे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे ये कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हमें कई बार क्या करना पड़ता है, फास्ट करना पड़ता है, और फास्ट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें बढ़िया वाले सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, या हमने क्या करना पड़ता है, हमें बढ़िया वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो आजकल ये मैनुअल बेस्ड गेम नहीं रह गई है। जैसे आप देखते हैं कि जब हम कुंडली निकालते हैं तो कंप्यूटराइज बनती है, हमारे पास पीछे सॉफ्टवेयर बना देता है। ऐसी न्यूमरोलॉजी के भी बाज़ार में बड़े सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बट ठीक है, फिर भी एक पहले फाउंडेशन तो आप सीख लीजिए। और जब कल को आप ये काम स्टार्ट करेंगे, जब आपके पास एक दिन में 5 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, 15 क्लाइंट, 20 क्लाइंट, 50 क्लाइंट आएंगे, तो एट द एंड फिर आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा, फिर आप मैनुअल काम नहीं कर पाएंगे। उस समय तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस समय अपने जीवन में हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ताकि जो भी हमारी कैलकुलेशन हो सके फास्ट हो सके, और उसमें थोड़े से मिस्टेक के चांसेस हमारे ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और यस, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं जब हम हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारी पहली शुरुआत हो रही है चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी से, यानी हमारी पहली शुरुआत हो रही है आपकी लोशो ग्रिड से। अगर लोशो ग्रिड की हम शक्ल देखेंगे तो आपको ये 3x3 का डब्बा बनाना है, और 3x3 के डब्बे के अंदर फिर आपको कुछ नंबर्स डालने हैं। आपने कहा 3 नंबर डाल दिया, 5 नंबर डाल दिया, 7 नंबर डाल दिया, 8 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया,
4 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया। तो सबसे पहले आपका होमवर्क क्या है भैया कि आज आपको ये लोशो ग्रिड के नंबर याद करने हैं। ठीक है जी। बीच में क्या है 3 5 7 यानी 2 2 नंबर छोड़ के जा रहा है। पहले 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, नीचे 816 आ गया और ऊपर में 492 आ गया हमारे पास। यानी आप देखेंगे यहाँ पे कितने नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, 9 नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है। और वो 9 नंबर कौन कौन से हैं, वही वाली बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करूंगा, जब मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे थोड़ा सा नंबर का हेर फेर हो जाता है, वहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है। हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और जब भी फ्यूचर में किसी क्लाइंट का हमें प्रिडिक्शन करना है तो हम दोनों का मिक्सर इस्तेमाल करेंगे और हम एक राइट स्टेज पे जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये ऐसा सिंपल फार्मूला नहीं है कि भैया एक फार्मूला आपने लगाया और बंदे की ज़िंदगी आपने पलटी मार दी। यहाँ पे मल्टीपल बातें सीखनी पड़ती है आपको ना। तो फिलहाल कितने नंबर है हमारे पास, 9 नंबर है। अब याद करिए 492 357 816, बीच वाला 3 5 7 8 1 6 और 492। आंखें बंद के याद करिए, 5 बार बोलने का प्रयास करिए। 3 5 7 8 1 6 और 492। 357 हो गया, 816 हो गया और 492 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रिड हो गया। और इस ग्रिड को हमने क्या नाम दिया, इस ग्रिड को हमने नाम दे दिया आपका लोशो ग्रिड। ठीक है भैया, चलिए अब यहाँ पे एक 1 नंबर आ रहा है। 1 नंबर का संपर्क किससे है, सन से। सन को हमने क्या मान रखा है, राजा मान रखा है। ये हमारे किंग है भैया। अच्छा, दूसरा नंबर हमारा किससे समर्पित है, मून से। और मून को हमने क्या मान रखा है, रानी मान रखा है। ये आपको मानना पड़ेगा, इससे आपकी प्रेडिक्शन थोड़ी आसान हो जाएगी। फिर हमने कहा 3 नंबर है हमारे पास। 3 पर हमारे पास क्या हो गया, आपका बृहस्पति भगवान हो गए हमारे पास, जिनको हमने क्या नाम दिया, गुरु जी का नाम दिया। ठीक है जी। 4 की बात करेंगे, 4 हमारे पास क्या हो गया, राहु देवता हो गए हमारे, राहु देवता जी होंगे, जिनको लेटेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, एक छोटा सा नाम दे दिया, गुंडा जी का नाम दे दिया। ये हमारे थोड़े शैतान से नंबर है, शैतान से देवता हैं, जिनको हमने गुंडा जी का नाम दे दिया। ऐसे मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 5 नंबर आ गया। 5 नंबर जो हमारे बुध होते हैं, बुध देवता हो गया हमारे पास। हमने कहा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारे राजकुमार हैं, राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं। ऐसे मेरे पास एक 6ठा नंबर आ गया। 6ठा नंबर हमने क्या बोला, शुक्र देवता का है या वीनस जी का है। ठीक है, शुक्र देवता हमारे हैं, वीनस भगवान है हमारे। और ये भी हमारे पास क्या है, गुरु जी हैं। ये भी हमारे क्या है, गुरु जी हैं। फिर 7वां नंबर मेरे पास किसका आ गया, 7वां नंबर मेरे पास केतु देवता का आ गया। अब केतु देवता की बात करेंगे तो केतु जी हमारे क्या हैं, हमने कहा ये हमारे एक सेंट है। ठीक है जी, साधु आदमी है हमारे, साधु टाइप आदमी है हमारे केतु भगवान। केतु भगवान तो नहीं बोलेंगे, केतु देवता की बात करेंगे, केतु जी की बात करेंगे। फिर हमारे पास 8 नंबर आ गया, शनि जी का नंबर आ गया। और ये हमारे शनि जी जो हैं ये हमारे बड़े डिसिप्लिन आदमी हैं। तो लेट्स हमने उनको एक जज का नाम यहाँ पे दे दिया, जो फैसला करेंगे बुरे कर्मों का और अच्छे कर्मों का। और 9th नंबर हमारे पास क्या है, हमने कहा ये हमारे मंगल देवता हैं जी। ठीक है जी, ये हमारे मंगल जी हैं, मंगल देवता है जी। और इनको हमने क्या नाम दिया है, इनको हम लोगों ने यहाँ पे सेनापति का नाम यहाँ पे दे दिया। ये स्टोरी आप जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना बढ़िया हो जाएगा। हमारे पास एक राजा, राजा का नंबर क्या है, सन, यानी राजा का नंबर क्या है, 1। उन राजा की रानी है, रानी का नंबर क्या है, 2। कितने गुरु हमारे पास, 2 गुरु हैं। कौन कौन से गुरु हैं, तीसरा नंबर हमारे पास गुरु है, 6ठा नंबर हमारे पास गुरु है। तो अगर मैं बोलूँगा जी हमारे पास गुरु कितने हैं, गुरु जी कितने हैं हमारे पास, तो हमने कहा 2 हो गए, एक हमारे पास 3 हो गए, एक हो गया 6 नंबर। हमने कहा राजा जी का नंबर क्या है, हमने कहा राजा जी 1 हो गए। और रानी जी का नंबर क्या है, हमने कहा रानी जी हमारे पास 2 होगी। इनका एक बच्चा भी है, राजकुमार भी है हमारे पास, वो क्या नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। अब जाहिर सी बात है, राजा है तो उनका सेनापति भी होगा, क्योंकि सेनापति और राजा की बहुत बनती है आपस में। तो वो नंबर कौन सा हो गया, 9 नंबर हो गया हमारे पास। किसी राज्य में बात करेंगे तो वहाँ पे शैतान लोग भी होते हैं, तो गुंडा भगवान, गुंडा देवता जी हमारे पास कौन हो गए, हमने कहा हमारे जी राहु जी हो गए। राहु जी का नंबर क्या आ गया, 4 नंबर आ गया। अब साधु संत का भी माहौल होता है हमारे पास, तो उसको हमने क्या नाम दिया, केतु जी का नाम दे दिया। केतु जी का नंबर मेरे पास क्या आ गया, 7 नंबर आ गया। तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 हमारे पास गुरु जी भी हो गए, 4 राहु जी भी हो गए, 5वां भी हो गया, 6ठा वीनस हो गया, 7वां हमारे पास अपना
केतु हो गया। अब राज्य है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, लोग अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, तो उनका फैसला भी हमें सुनाना पड़ता है। अब फैसला सुनाने के लिए, उनके कर्मों का फल देने के लिए कौन से देवी देवता है हमारे पास? शनि देवता है हमारे पास। तो शनि जी फैसला करेंगे हमारे पास। तो मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे नंबर याद हो गए होंगे, और नहीं याद हुए तो वीडियो को पॉज करके आप याद करिए। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, और लेट्स से हमारे पास 9वां नंबर। तो आपसे पूछता हूँ मैं, जरा जवाब देना। पहला नंबर क्या हमारे पास? पहला नंबर सन का है, दूसरा नंबर हमारे पास मून का है, तीसरा नंबर हमारे पास लेटर से आपके गुरु जी का है, छठा नंबर भी गुरु जी का है, और हमारे राहु देवता यहाँ पर हैं, केतु देवता यहाँ पर हैं, ये हमारे पास राजकुमार हैं, बुध देवता है हमारे पास, और ये हमारे पास शनि देवता है जी हैं हमारे पास। और 9वां नंबर की बात करेंगे तो मंगल देवता है हमारे पास, जिनको हमने सेनापति का नाम यहाँ पे दिया होगा। तो बृहस्पति भगवान भी हमारे पास हैं, शुक्र देवता भी हमारे पास हैं, तो बड़े सारे लोग हमारे पास हो गए। तो हमने क्या बोला, हमारे पास सूर्य देवता हैं, हमारे पास चंद्र देवता हैं, हमारे पास आपके बृहस्पति देवता हैं, हमारे पास राहु देवता हैं, हमारे पास आपके बुध देवता हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ हमारे पास आपके शुक्र देवता हैं, हमारे पास केतु जी हैं, हमारे पास केतु देवता हैं, और हमारे पास लेटर से क्या कहते हैं, आपके शनि देवता जी हैं हमारे पास, और हमारे पास मंगल देवता जी हैं। तो ये सारे नंबर हम लोगों ने यहाँ पर अलॉट कर रखे हैं। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। तो मेरे ख्याल से इतना तो सबको याद होगा, और अगर नहीं याद है तो आप सभी याद करिए। और राजकुमार वाली स्टोरी आप ज़रूर याद करिए कि हमारे पास एक राजा है, साथ में उसकी रानी है, साथ में उसका राजकुमार है, ठीक है भैया। और इनको राज्य को चलाने के लिए 2 गुरु हैं हमारे पास, और कुछ गुंडे लोग भी हैं हमारे पास, कुछ साधु संत भी हैं हमारे पास। राजा की सुरक्षा करने के लिए, राजा के परिवार की सुरक्षा करने के लिए सेनापति भी है, और पूरे राज्य महल में कोई जो प्रजा रहती है, कुछ अच्छे कर्म करेगी, कुछ गंदे कर्म करेगी, उनका फैसला करने के लिए हमारे शनि देवता हैं, जो कर्मों का फल देंगे। तो ये नंबर आपको याद होने चाहिए, ठीक है भैया। अच्छा, अब हमारा ये जो संपर्क है न्यूमरोलॉजी का, ये किससे संपर्क है? आपका डेट ऑफ बर्थ से। और डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं, डी हो गया, MM हो गया, YY हो गया, ये डेट ऑफ बर्थ हमारा लिखने का तरीका है। कुछ जो अंग्रेज़ लोग फॉलो करते हैं वो ऐसे भी करते हैं, MM हो गया, DD हो गया, YY हो गया। तो जब भी आप क्लाइंट से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछो तो पूछ लेना, भैया कौन सा फॉर्मेट दे रहा है आप हमें? क्या आप पहले में डेट बता रहे हो, फिर मंथ बता रहे हो, फिर साल बता रहे हो, या पहले महीना बता रहे हो, फिर अपना डेट बता रहे हो, फिर आपका साल होगा? क्योंकि आपके पास इस ज्ञान के बाद फ्यूचर में आप कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी पकड़ोगे। अब सबका अपना डेट फॉर्मेट लिखने का तरीका डिफरेंट होता है आपके, क्योंकि आप इंडियन हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में तो ये वाला फॉर्मेट चल रहा है, पर वो जो अंग्रेज़ आदमी है या जो NRI है वो आपको ये वाला फॉर्मेट बता रहा है, सेकंड वाला। तो वहाँ पे कैलकुलेशन की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपके पास रहेगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा काम, नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी हो सकती है। अब हमने लेटर से किसी आदमी से पूछा, जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मान लो उसने कहा 25/07/1976, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो जब भी किसी इंसान का आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो आपको सबसे पहले 2 चीज़ें निकालनी है। एक निकालना है ड्राइवर, और एक निकालना है आपको कंडक्टर। और साथ में एक और चीज़ हम निकालते हैं, इसको हम कहते हैं कुआ नंबर। तो अगर कोई डेट ऑफ बर्थ आपके हाथ लगती है तो आप उससे क्या निकालने का प्रयास करेंगे? DCK निकालने का प्रयास करेंगे। और DCK का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास ड्राइवर निकालेंगे, कंडक्टर निकालेंगे, और कुआं नंबर निकालेंगे। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी। निकालने का क्या तरीका है वो सब आपको समझाएंगे, ठीक है भैया। तो हमने कहा डेट ऑफ बर्थ कितनी है? हमने कहा 25 हो गया, 07 हो गया, 1976 हो गया हमारे पास, ये हमें निकालना है। तो हमने कहा हम पहले क्या निकालने का प्रयास करते हैं? ड्राइवर निकालने का प्रयास करते हैं। अब ड्राइवर में हमने क्या करा, 2 तारीख है और 5 तारीख है, मतलब 25 है, उसको हमने ऐसे लिख दिया 2 + 5, और बदले में आंसर हमारे पास क्या आ गया बेटा? 7 आ गया। तो अगर मैं बोलूँ भैया ड्राइवर क्या आपका, तो आप कहेंगे ड्राइवर मेरे पास क्या 7 है। अच्छा, मैंने कहा अब बता दो भैया इसमें कंडक्टर क्या है? कोई भी हम DTC की बस चलाते हैं, वहाँ ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी होता है। अब कंडक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबको जमा करना पड़ेगा। 2 + 5 + 7 + 1 + 9 + 7 + 6।
तो मैंने इनको जमा करा तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 2 और 7 हो गया, 7 के बाद 14 हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद हमारे पास 24 हो गया, 24 7 हमारे पास 31 हो गया, 31 और 6 मेरे पास 37 हो गया। तो मैंने जब इनको प्लस करा तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 37 हो गया। और 37 से मेरे पास क्या हो गया, 3 + 7 मैंने करा तो बदले में क्या बन गया, 1 बन गया। 3 + 7 हमने करा तो क्या बन गया, हमारे पास 1 बन गया। यानी हमने इनको सिंगल डिजिट में लेकर आना है। जो भी आपका सॉल्यूशन है उसको हमें किस में लेकर आना है, आपका सिंगल डिजिट में लेकर आना है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, पूरी डेट ऑफ बर्थ को जमा कर दिया, 2 + 5 + 7 + 1 + 9 + 7 + 6, ये बन गया 37। और 37 से हमारे पास आंसर क्या बन गया आपका, 3 + 1 कितना होता है, 10 होता है, या जो भी होता है 10 का करीब बात करेंगे उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, 1 + 0, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई है, नहीं आई है? मैंने कहा 3 और 3 37 आ गया, 37 को हमने 3 + 7 करा तो कितना आंसर आ गया, 10 आ गया। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, 1 + 0 कर दिया तो कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो भी एट द एंड में आंसर निकालना है वो किस में निकालना है, आपका सिंगल डिजिट में निकालना है, तब जाकर हम कुछ प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। यानी हमने यहाँ पे इवैल्यूएट कर लिया किसको, ड्राइवर को भी कैलकुलेट कर लिया और आपके कंडक्टर को भी कैलकुलेट कर लिया। ज़्यादा नामों से मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा कि ड्राइवर को ये भी कहते हैं, कंडक्टर को वो भी कहते हैं। कर लेंगे, सीख लेंगे, धीरे धीरे सब सीख लेंगे। तो इतनी जानकारी अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है जी। सर क्या ड्राइवर कंडक्टर के बारे में इतना जानकारी है? बिल्कुल नहीं भैया, अभी हमारे पास बहुत सारी जानकारी है। मान लो हमने कहा कि किसी का जन्मदिन कितना है, 5 अगस्त लेट्स से 2005। तो हमने कहा चलो आओ उसका ड्राइवर निकाल लेते हैं, इसका कंडक्टर निकाल लेते हैं। तो ड्राइवर कितना आएगा, सिंगल डिजिट में 5 अवेलेबल है तो 5 आ ही जाएगा हमारे पास। 5 और 8 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 2 कितना हो गया हमारे पास, 15 हो गया, 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया मेरे पास। तो यहाँ पे 20 है तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर मैं पूछूंगा कि भैया इसका ड्राइवर क्या रहेगा, तो आप बदले में क्या जवाब देंगे जी, इसका जो ड्राइवर रहेगा हमारे पास वो कितना रहेगा, ड्राइवर आपका 5 रहेगा और कंडक्टर क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। तो जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ आप पकड़ो तो पहला काम आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, ठीक है जी। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, क्या बता दिया था कि हम 3 चीज़ें निकालेंगे, डी सी के निकालेंगे, जहाँ पे डी का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, ड्राइवर निकालेंगे, सी का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है आपका कंडक्टर निकालेंगे, और के का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, कुआं निकालेंगे, कुआं नंबर निकालेंगे। अभी मैंने आपको ड्राइवर के बारे में जानकारी दिया, कंडक्टर के बारे में जानकारी दिया, मैंने कुएं के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। अब कुआं नंबर हम जब निकालते हैं तो वहाँ पे 2 एस्पेक्ट हमें स्टडी करने पड़ते हैं कि मेल वाला निकालना है कि हमें फीमेल वाला निकालना है, क्योंकि दोनों की जो हमारी कैलकुलेशन है बिल्कुल डिफरेंट है। यानी मान लो कोई बंदा आपसे मिलना है, कोई क्लाइंट आपको मिलना है, कहता है जी मैं किसी बंदे के बारे में आपसे पूछने आया हूँ। तो हमने कहा बताओ जी डेट ऑफ बर्थ बताओ, उसने कहा जी 25/7/1976 ये डेट ऑफ बर्थ है। अब हमने यहाँ पे उसका जेंडर पूछा ही नहीं, हमने ना तो मेल कैटेगरी पूछी, ना ही हम लोगों ने फीमेल कैटेगरी पूछी। तो डेफिनेटली अगर हमने मेल नहीं पूछा, फीमेल नहीं पूछा, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुआं नंबर की जो कैलकुलेशन है वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुआं नंबर की कैलकुलेशन हमेशा जेंडर बेस्ड होती है। अब बच्चा यहाँ पे ये कहता होगा कि सर एक तीसरी कैटेगरी हमारे पास ट्रांसजेंडर कैटेगरी भी आती है, जिसका जहाँ पर मेल और फीमेल का फ़र्क नहीं पता चलता, क्या उसकी कैलकुलेशन या उसकी प्रेडिक्शन या उसकी इवैल्यूएशन हम नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे बेटा, उसका कोई डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट मेथड होता है, वो देखेंगे। भगवान ने सबको धरती पे भेजा है, तो कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार ये साइंस केवल मेल के लिए एप्लीकेबल है, ये साइंस फीमेल के लिए एप्लीकेबल है। तो वो भी हम निकाल लेंगे, पर अभी हम साधारण चीज़ देख लेते हैं। जो मार्केट में आपको ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे, मेल या फीमेल कैटेगरी मिलेगा, आपको ये कैटेगरी भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। पर आज की क्लास के लिए अभी डिस्कस करना ठीक नहीं है, ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या क्रक्स पढ़ा बेटा? हमने क्रक्स कुछ भी नहीं पढ़ा। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग न्यूमरोलॉजी सीखने जा रहे हैं, और इसका जो संपर्क होता है वो किसके साथ होता है, नंबर्स के साथ होता है। हमने कहा बड़ी सारी न्यूमरोलॉजी होती है हमारे पास, बड़ी सारी होती है। फ़िलहाल अभी हम मोटे मोटे तौर पे एक लोशु ग्रिड वाली देखना चाहेंगे, और फिर जब लोशु ग्रिड का ज्ञान हमारा पूरा हो जाएगा फिर हम अपने आप को लेके चलेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के आसपास। और जब आपके जीवन में कोई क्लाइंट आएगा तो आप इस एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे, इस एस्पेक्ट को भी स्टडी करेंगे, दोनों का एक बेस्ट इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ जाकर आपके पास बेस्ट प्रेडिक्शन के बारे में ज्ञान आ जाएगा, ठीक है जी। कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि ये विनर है ये विनर है। अरे भैया दोनों साइंस है, दोनों के अंदर प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है, दोनों
एक कैलकुलेशन को करने में हेल्प करती है, और हम दोनों चीज़ों को सीख लेंगे, बढ़िया चीज़ है। केवल ये कैटेगरी कवर करने के लिए, लोशो ग्रिड कैटेगरी कवर करने के लिए लोग 12,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये ले लेते हैं आराम से। और ये कैटेगरी की बात करूँगा तो इसका भी 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, जहाँ जितनी चोट मारनी है उतनी चोट ले लेते हैं और आपसे पैसे बना लेते हैं। बंदा, ये वाला बंदा जो है, ये वाला जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो इसको रॉन्ग कहता है, ये वाला जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो उसको रॉन्ग कहता है। यार दोनों के फ़ायदे उठा लो ना यार, क्या दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? साइंस तो है, ये सब मानते हैं, तो दोनों के फ़ायदे उठा लो, दैट्स इट। बाद में कॉमन फैक्टर निकालेंगे, काम होगा हमारे पास। आजकल आप लोग कंप्यूटर कैटेगरी के, कंप्यूटर ज़माने के लोग हैं, तो आजकल दो कोर्स मार्केट में बड़ा फेमस चलते हैं। एक का नाम होता है डेटा एनालिसिस और एक का नाम होता है मेरे पास डेटा साइंटिस्ट। हमने कहा ये दो हमारे पास आईटी के अंदर, आईटी का मतलब होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे दो तरह के कोर्स हमारे पास आ गए। तो एक तरह से हम यहाँ पे डेटा के साथ क्या करने का प्रयास करते हैं, डेटा के साथ हम लोग डीप स्टडी करने का प्रयास करते हैं। और डीप स्टडी हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो भी आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या कर सके, वो आपकी डिसीजन मेकिंग कर सके। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहती है, कामयाब होनी चाहती है, कोई भी नाकामयाब नहीं होना चाहता। तो हर कंपनी वाला, हर टॉप लेवल मैनेजमेंट आदमी या हर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एमडी या डायरेक्टर जीवन में कामयाब होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी अपनी सक्सेस को कैसे काउंट करती हैं? जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर क्या कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, तब वो कामयाब होती हैं। मार्केट में वो क्या चाहती हैं? ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करना। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा होना चाहिए, यही पर्पस होता है। तो आजकल हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को डेटा एनालिस्ट नाम के लोग रखने पड़ते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या करना पड़ता है, डेटा साइंटिस्ट नाम के लोग रखने पड़ते हैं, ताकि हमें ज्ञान दे सके। ये ज्ञान हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एमडी या मैनेजर या जनरल मैनेजर या कंपनी के डायरेक्टर्स, इन सबको डेटा बता सकें, और ताकि ये लोग फटाक से बढ़िया सी क्या कर सकें, आपकी डिसीजन मेकिंग कर सकें। आई बात समझ में? तो अगर डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी तभी काम बढ़िया होगा, अदरवाइज काम बढ़िया नहीं होगा। पर जीवन की ये भी सच्चाई है कि अगर कोई 100% चीज़ है, ये भी सच्चाई है बाज़ार में कि 96% लोग जॉब करते हैं और 4% लोग बिजनेस करते हैं। बाज़ार में ये भी सच्चाई है कि 4% लोगों के पास 96% लोगों का पैसा पड़ा हुआ है और 96% लोग हमारे 4% पैसा कमाते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोई व्यापार की बात करोगे, कोई बिजनेस की बात करोगे, 100 अगर बिजनेसमैन व्यापार करने के बारे में सोचते हैं तो उसमें 96% लोग जो होते हैं हमारे फेल हो जाते हैं और 4% लोग हमारे क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। यानी यहाँ पे भी 4% की कहानी एक तरह से। 12वीं के बाद बच्चा क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब करूँगा जी, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी की मैं तैयारी करूँगा। रेलवेज़ का नाम आपने सुना होगा, बताओ, रेलवेज़ में एक साल में तकरीबन 1,20,00,000 बच्चा एग्ज़ाम देता है, और जब रिज़ल्ट की बात करेंगे तो 0.5%, आधा परसेंट रिजल्ट आता है। यानी बाकी सारे बच्चे फेल हो जाते हैं और आधे % लोग कामयाब हो जाते हैं। सर ये कहानी क्यों सुना रहे हो आप? तो न्यूमरोलॉजी खेल रहे थे। मैं बस आपको ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि कृपा जो होती है वो बहुत कम लोगों पे होती है, ज़्यादा लोगों पे कृपा नहीं हो पाती। समझ में आ रही है बात? तो 100 में से 96% लोग वो तरक्की नहीं ला पाते जो वो चाहते हैं, और 4% के पास ज़रूरत से ज़्यादा तरक्की होती है। डेफिनेटली हार्डवर्क तो ये लोग भी कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है,
और हार्ड वर्क ये भी कर रहे होंगे। अच्छा, आजकल एक नया नाम आया स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क ये भी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क ये भी कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दोनों कैटेगरी के लोग कर सकते हैं। पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ और मिसिंग है। तो कहते हैं ना, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसको फिर सब कुछ आता है। आई बात समझ में? इसके अंदर कुछ ज्ञान छुपा हुआ है कि ऊपर वाले की कृपा चाहिए, देवताओं की गुड विशेष चाहिए, और कोई देवता अगर हमसे नाराज़ है तो हमें कोशिश करना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए उसको खुश करने की। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट करी और मेरी रिक्वेस्ट पास होगी और कल से लक्ष्मी मेरे पास भर भर के आ गई। अब ये प्रभु, ये देवता, ये भगवान, ये ईश्वर कब हमारी सुनेंगे? हमने पिछले जन्म के क्या कर्म करे हुए हैं, कितना गलत काम हम करके आए हुए हैं, क्या वो सारी की सारी चीज़ें हम इस जन्म में थोड़ा बेटर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं? तो इस तरह की स्टडी हम मेंटेन करेंगे। तो काफ़ी सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, कुछ समझदार लोगों को समझ में आ भी जाएंगी और धीरे धीरे आ जाएंगी, आगे बढ़ कर आ जाएंगे कि मैंने ऐसा लेक्चर आपको क्यों दिया। तो चलिए, आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा। हमने आज क्या सीखा? हमने कुछ नहीं सीखा। 1 से लेकर 9 नंबर के देवताओं के बारे में सीखा। छोटी सी हमने कहानी सुनी। अच्छा, एक बच्चे का सवाल है, सर आपने गुरुजी 2 बताए हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने कहा बृहस्पति भगवान है और हमारे ये शुक्र देवता हैं। मेरे मुंह से बार बार भगवान निकल जाता है, पर ये देवता लोग हैं। भगवान थोड़े से ज़्यादा सुपीरियर कैटेगरी के होते हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लेना मेरे मुँह से जो शब्द निकलते हैं। तो हमने कहा जो गुरुजी हमारे पास, एक 3 नंबर है और एक 6 नंबर है हमारे पास। ये जो 6 नंबर हमारे वाले गुरुजी हैं, ये लग्जरी के गुरुजी हैं। ये आपको ऐशो आराम, अच्छी ज़िंदगी, फैशन, मल्टीपल सेक्स पावर, ठीक है ना, और क्या कहते हैं ना, अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छा फैशन, एक लग्जीरियस लाइफ, रईसों वाली लाइफ, अमीरों वाली लाइफ जो आज के डेट में हर बंदा देखता है। अच्छा घर हो जाए, अच्छा बंगला हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, है ना, कुछ थोड़ा सा दारू वारू भी हो जाए, तो ये सब कुछ हमारे फेम हो जाए हमारे पास। ये वाले गुरुजी के पास ताकत है। और ये जो हमारे 3 नंबर हैं, बृहस्पति भगवान है हमारे, ये भी हमारे गुरुजी हैं, और ये हमें एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप एजुकेशन लीजिए, आप डीप एजुकेशन लीजिए, आप एक साधारण इंसान रहिए। और वो कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली बात है, ये हमारे ये गुरुजी होते हैं। सर ये गरीब होते हैं? नहीं, गरीब वाली कोई बात नहीं कर रहा। हर नंबर में बड़ी ज़बरदस्त ताकत है आपको बहुत ऊंचा ले जाने की। मान लो एक आदमी है, एक लाला जी है, धोती पहन के बैठे हुए हैं, पूछ रहे टमाटर कितने का? 30 रुपये का, और भैंस करने 25 का लगा ले, और बाद में पता लगता है कि यार ये आदमी तो 1000 करोड़ का मालिक है। आप पुरानी दिल्ली में चले जाइए, आपको ऐसे बड़े लोग मिल जाएंगे। आप छोड़ो, वहाँ पे चले जाओ, क्या नाम है, गुजरात में चले जाओ, वहाँ पे ऐसे महान हस्ती के लोग बड़े मिल जाते हैं कि जिनके पहनावे से, बात करने के तरीके से आप उनकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे, पर ताकत भरपूर होती है उनके पास। तो हम आगे आगे अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे और हम गहराई में पढ़ेंगे कि सन होने से क्या होता है, मून होने से क्या होता है, उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ हमें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है भैया? सर ये जो आपने लोशो ग्रिड बताया था, इसका पर्पस क्या है? सब पढ़ेंगे। बस आज की क्लास में हमने क्या बोला कि नंबर याद कर लो फटाफट। यहाँ पे 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा। ठीक है बच्चे? फिर हमने थोड़ा सा ज्ञान क्या दिया, मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ का ज्ञान दिया, एक एग्जांपल लिया, 25 हो गया, 7 हो गया, 1976 हो गया। हमने 2 चीज़ें निकालनी है, वैसे 3 चीज़ें निकालनी होती है। डीसी के, डी मतलब ड्राइवर, सी मतलब कंडक्टर, के मतलब कुआं। और ड्राइवर की बात करेंगे, यहाँ पे 7 नंबर आ गया। कंडक्टर की बात करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर आया। ये 1 नंबर किससे आया? 37 नंबर से आया, 3 और 7 की ताकत से आया। कुआं नंबर क्या होता है हमने कहा, अभी हमने डिस्कस ही नहीं करा, क्योंकि 2 बातें डिस्कस करनी पड़ेंगी, मेल क्या है, फीमेल क्या है।
मेल का कुआं नंबर अलग आएगा, फीमेल का कुआं नंबर अलग आएगा हमारे पास। ठीक है नहीं। चलिए, तो ये हमारा पूरा हिसाब किताब है। आज की क्लास बड़ी अधूरी क्लास है, जितना बताया उतना याद करो, बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ आपको और क्लियर होती रहेंगी। अच्छा लगे मोटिवेट ज़रूर करना मेरे को, लाइक करना, कमेंट मारना, गंदा लगे तो भी कमेंट मारना, ताकि मैं उसको सुधारने का प्रयास करूं। और मेरा पर्पस ये है कि जितना ज़्यादा मैं आपको ज्ञान दे सकूं उतना ज्ञान मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।